स्वागत करते हैं आप सभी का हम अपने इस YouTube चैनल अंजल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नए धातु के निष्कर्षण को लेकर आए हैं। जी हाँ, एक ऐसे धातु का निष्कर्षण हम करने वाले हैं जो हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। वो धातु है आयरन। जी हाँ, आयरन जो हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। तो आज हम इसी धातु के निष्कर्षण पर बात करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि इस धातु को हम किन किन प्रक्रमों के माध्यम से इसको स्वतंत्र करते हैं और साथ ही साथ इस धातु की प्रकृति में क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए वीडियो को आगे ले चलते हैं इस धातु के निष्कर्षण के लिए। तो बच्चों, आयरन का इस प्रकृति में क्या पोजीशन है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। आयरन प्रकृति में विशेषकर संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी या उसकी हम क्रियाशीलता कह सकते हैं बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ये अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक मात्रा में संयुक्त अवस्था में ही पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। यहाँ तक कि अगर हम अर्थ क्रस्ट में इसकी प्रतिशतता की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में ये दूसरा स्थान प्राप्त करता है, यानी पृथ्वी तल में एल्युमिनियम के बाद दूसरा स्थान इसी का है, यानी एल्युमिनियम के बाद सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु और पाई जाती है? आयरन पाई जाती है। अर्थ क्रस्ट का ये लगभग 4.2 भाग निर्मित करता है, यानी इसका अर्थ क्रस्ट के अंदर लगभग 4.2% भाग ये सहयोग करता है अर्थ क्रस्ट के निर्माण में। तो ये है इसकी स्थिति, यानी प्रकृति में ये संयुक्त अवस्था में पाया जा रहा है और अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। अधिकतम धातुओं के रूप में ये दूसरे स्थान पर है अर्थ क्रस्ट के अंदर। पहले स्थान पर एल्युमिनियम होता है तो दूसरे स्थान पर इसका नंबर है, यानी आयरन का नंबर है। तो इस तरीके से 4.2% पार्टिसिपेट करता है अर्थ क्रस्ट का कौन? आयरन। तो अब हम समझते हैं कि जब ये हम पृथ्वी तल में एक भारी मात्रा में किस रूप में पाया जा रहा है? खनिज के रूप में पाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है इसका निष्कर्षण हमें किसके माध्यम से करना होगा? अयस्कों के माध्यम से ही करना होगा, अर्थात इसका निष्कर्षण अयस्कों द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसके निष्कर्षण में कौन कौन सी विधियां उपयुक्त होंगी उनको भी जानेंगे, पर उससे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि आखिर आयरन के कौन कौन से अयस्क जो महत्वपूर्ण होते हैं उनके बारे में हमें जानना होगा, उनका नाम और सूत्र ये ध्यान देना होगा। तो आइए सब देखते हैं कि आखिर आयरन के प्रमुख अयस्क कौन कौन से और किस रूप में उपस्थित हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन के हमने कुछ महत्वपूर्ण अयस्कों के नाम लिखे हैं। आयरन का पहला रूप है ऑक्साइड रूप। जी हाँ, आयरन का अयस्क ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है और सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। इस तरीके से अगर हम ऑक्साइड फॉर्म में देखें तो ये मैग्नेटाइट के रूप में आता है। पहला किस रूप में आ रहा है? ऑक्साइड के फॉर्म में अगर देखते हैं तो इसका नाम होगा मैग्नेटाइट। जी हाँ, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4 और इसे हम अयस्क के रूप में क्या कहते हैं? मैग्नेटिक ट्राई ऑक्साइड भी कहते हैं। साथ ही साथ इसे लोड स्टोन के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरीके से हम आयरन के पहले अयस्क जो ऑक्साइड फॉर्म में आ रहा है मैग्नेटाइट, इसका फॉर्मूला और इसके और भी नाम हम जान सकते हैं। दूसरा ऑक्साइड अयस्क कौन सा है इसका? हेमेटाइट। सबसे महत्वपूर्ण हेमेटाइट, सबसे चर्चित। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। Fe2O3 को हम हेमेटाइट कहते हैं। इसे एक और नाम से पुकारा जाता है जिसको हम लाल हेमेटाइट के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो लाल रेस्ट कलर का होता है, यानी कह सकते हैं हम
कि ये कैसा होता है, भूरे रंग का होता है, इसीलिए इसे लाल हेमेटाइट के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा ऑक्साइड एस्क होगा लिमोनाइट या लाइमोनाइट के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। इसे कैसे हम निरूपित करते हैं, Fe2O3 into 3H2, यानी इसी फेरिक ऑक्साइड में 3 अणु जल के जुड़ जाते हैं और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है, यानी जलीय रूप में आ जाता है। इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी हमारा फेरिक ऑक्साइड के साथ जल जुड़ गया है, इसीलिए इसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो ऐसे में हमने ऑक्साइड के रूप में 3 अयस्कों का नाम यहां जाना। इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण अयस्क कार्बोनेट के रूप में रहते हैं। अब कार्बोनेट के रूप में एक महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है, सिडेराइट, बहुत ही चर्चित है ये, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे लिया गया है, क्या रखा गया है, सिडेराइट। क्या फॉर्मूला होता है, FeCO3। सामान्य तौर पर रासायनिक रूप में हम इसको क्या कहते हैं, इसको फेरस कार्बोनेट कहते हैं, लेकिन व्यापारिक तौर पर इसे अयस्क के रूप में इसे हम सिडेराइट कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है स्पेथिक आयरन, यानी इसे स्पेथिक आयरन के नाम से भी बुलाया जाता है। तो ये था हमारे पास कार्बोनेट के फॉर्म में। और अब हम चलते हैं सल्फाइड के रूप में। सल्फाइड के रूप में भी कुछ आयरन के अयस्क बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे पहला है आयरन पायराइड। कौन सा, आयरन पायराइड। FeH2 से इसे निरूपित किया जा रहा है फॉर्मूले के तौर पर। इसे हम आयरन पायराइड को फूल्स गोल्ड के रूप में भी जानते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि अयस्कों के रूप में अध्ययन किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम सिर्फ आयरन पायराइड के रूप में ही रहेगा। और दूसरा आपका सल्फाइड अयस्क कौन होगा, कैल्कोपायराइड। ये तो बड़ा ही फेमस है, अभी पीछे हमने कॉपर के निष्कर्षण में भी इसकी चर्चा की। ये कॉपर का प्रमुख अयस्क था, क्या नाम था इसका, कैल्कोपायराइड, या फिर इसी को कॉपर पायराइड भी कहा जाता है। फार्मूला क्या है, CuFeH2। तो इस तरीके से आयरन के कुछ महत्वपूर्ण अयस्कों का नाम और उनका फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना होगा। अक्सर इनकी चर्चाएं होती रहती हैं, तो ऐसे में इनको जरूर हम मेमोराइज रखेंगे, जरूर ध्यान में रखेंगे। और अब चलते हैं, क्या इन सारे अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण यानी आयरन का निष्कर्षण करना उचित होगा? क्या सबसे बराबर मात्रा में आयरन प्राप्त होगी? नहीं, इनमें से हम उसी अयस्क को सेलेक्ट करेंगे जिससे आयरन की मात्रा अधिक प्राप्त हो, सरलता से आयरन को मुक्त किया जा सके। तो ऐसे में वो कौन सा अयस्क होगा जिसके थ्रू हम आसानी से धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं, आयरन को प्राप्त कर सकते हैं? तो ऐसे में सबसे उत्तम होता है इनमें से ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्कों से ही आयरन का निष्कर्षण आसान होता है, क्योंकि ऑक्साइड अयस्क से ज्यादा मात्रा में आयरन प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए प्रमुख अयस्क के रूप में ऑक्साइड अयस्कों को माना जाता है। अब इन ऑक्साइडों में सबसे महत्वपूर्ण कौन से होते हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। सबसे सरलता से हम हेमेटाइट से निकालते हैं, इसीलिए आयरन का प्रमुख अयस्क किसको माना जाता है, हेमेटाइट को माना जाता है। और हम अपने इस सिलेबस में हेमेटाइट से ही आयरन का निष्कर्षण करेंगे। तो आइए अब हम आयरन का निष्कर्षण हेमेटाइट से करेंगे। और कैसे करेंगे, इसके लिए हमें धातुकर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात कुछ ऐसे धातुकर्म के स्टेप की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे प्रक्रम की आवश्यकता होती है जिसके थ्रू हम धातु को अलग करते हैं, मुक्त करते हैं। ऐसे में आयरन का निष्कर्षण हेमेटाइट से करने के लिए धातुकर्म के कौन कौन से स्टेप उपयोगी होंगे, पहले तो उनका हम एक समरी बना लेते हैं कि आखिर कौन कौन से स्टेप हमें उपयोग में लाने होंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा स्टेप इसमें यूज करना होता है। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, हम सबसे पहले क्रश करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा बन के आता है अयस्क का पीसना, यानी कौन से अयस्क का पीसना,
हेमेटाइट। इस समय में क्या ले रहे हैं, हेमेटाइट, या किसी भी ऑक्साइड को भी यानी मैग्नेटाइट को भी लिया जा सकता है, परंतु हेमेटाइट उत्तम है। तो हेमेटाइट अयस्क यहां हम लिख सकते हैं Fe2O3 का पीसना। इसको पहले हम क्रश करेंगे। सेकेंड स्टेप हम लेंगे। इसके बाद चूंकि हमें गैंग को हटाना होता है और इसमें बड़े ही हल्के गैंग, रेत के, मिट्टी के, इनके हल्के गैंग पाए जाते हैं, इसलिए इनको हटाने के लिए हमें सेकेंड स्टेप का इस्तेमाल करना होता है, सांद्रण। तो हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण, हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण। और सांद्रण के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, इसका वर्णन हम सांद्रण में ही करेंगे। तीसरा है हमारे पास, जब सांद्रण हो चुका हो तो इसमें नमी होती है, इसे हटाने के लिए हमें कौन सी क्रिया करनी होगी, निस्तापन। निस्तापन का उपयोग करेंगे, कैल्सिनेशन। और चौथा प्रक्रम होगा भर्जन, रोएस्टिंग, रोएस्टिंग। और फिर पांचवा प्रक्रम हमारा है प्रगलन। किस रूप में करेंगे, प्रगलन के रूप में करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे। और जब स्मेल्टिंग हो जाता है तो इस दौरान धातु मुक्त हो जाती है, आयरन मुक्त हो जाता है, कच्चे लोहे के रूप में प्राप्त हो जाता है, और फिर इसके बाद हम इसे अलग अलग लोहे के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मूलतः आयरन को निकालने के लिए, आयरन को उसके अयस्क से मुक्त करने के लिए हमें इतने प्रक्रमों का प्रयोग करना होगा। धातुकर्म के कुल 5 प्रक्रमों का प्रयोग करना होता है। हालांकि इनमें भी अलग अलग आपको हेडिंग्स मिलेंगी, इनके अंतर्गत भी अलग अलग प्रक्रियाएं मिल सकती हैं, तो उस दौरान हम उनका भी अध्ययन कर लेंगे। जब किसी भी क्रिया का वर्णन करेंगे तो उसमें और कौन कौन सी शाखाएं बनेगी उनका भी अध्ययन किया जा सकता है। तो इन 5 प्रमुख प्रक्रमों के माध्यम से हम आयरन का हेमेटाइट अयस्क से निष्कर्षण कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम अयस्कों को पीसेंगे। आपको पीछे भी है मेटलर्जी के स्टेप में आपको बताया जा चुका है कि आखिर अयस्कों के पीसना किसे कहते हैं, कैसे आप अयस्कों को पीसते हो। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हेडिंग आपका अयस्कों का पीसना यहाँ पे पड़ेगा। और इसमें क्या कहना है, इसमें आपको ये लिखना है कि अयस्कों के बड़े बड़े टुकड़ों को, अर्थात हेमेटाइट अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हथौड़े से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं और फिर उसे स्टाम्प अथवा बाल मिल में पीसकर बारीक चूड़ में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी अयस्कों के पीसने के अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ पे इसका वर्णन दे दिया जाएगा। इसके बाद जब अयस्कों को पीसकर हम छोटे छोटे यानी बारीक चूड़ के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, तो अब उसमें उपस्थित गैंग को हटाने के लिए हम उसका सांद्रण करते हैं। ध्यान रहे कि हेमेटाइट अयस्क के अंदर, अर्थात आयरन के ऑक्साइड अयस्क के अंदर कौन से गैंग उपस्थित होते हैं। वास्तव में इसके अंदर रेत के छोटे छोटे टुकड़े उपस्थित होते हैं जो बड़े ही हल्के होते हैं, यानी रेत के हल्के गैंग्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं। और इनके साथ भी जो गैंग्स और भी पाए जाते हैं वो भी बहुत ही हल्के होते हैं अपेक्षाकृत ऑक्साइड अयस्कों के, यानी हेमेटाइट अयस्क की अपेक्षा। तो ऐसे में आप विचार कर सकते हो कि आखिर हमें सांद्रण की कौन सी विधि का इस्तेमाल करना होगा। सोचो, आखिर सांद्रण की कितनी विधियां हैं आपको पीछे बताई जा चुकी हैं। तो कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू हम किसी अयस्क का सांद्रण कर सकते हैं। तो ऐसे में हमने आपको सांद्रण की क्या विधियां बताई हैं, 4 विधियां, 4 प्रोसेस हैं हमारे पास कंसंट्रेशन के। कौन कौन सा, पहला फेन पलवन विधि यानी फ्लोटेशन प्रोसेस। सेकंड है आपका चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। थर्ड है आपका गुरुत्वीय पृथक्करण, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। और चौथी प्रक्रिया हमारे पास एक रासायनिक प्रक्रम के रूप में लीचिंग प्रक्रम था। तो अब इनमें से हम स्थिति के अनुरूप कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। चूंकि हमारे पास जो हेमेटाइट ऑक्साइड के फॉर्म में अयस्क उपस्थित है, उसमें कौन सी अशुद्धि इस समय वर्तमान है, रेत
पत्थर आदि कंकड़ के छोटे छोटे टुकड़े, यानी रेत के, कंकड़ के, पत्थर के छोटे छोटे हल्के गैंग्स, मिट्टी के भी हो सकते हैं पर बहुत ही हल्के साइज के होते हैं। तो ऐसे में गैंग हमारा हल्का है और अयस्क हमारा भारी है। तो जब गैंग हल्के हों, अयस्क भारी हों, तो ऐसे में किस प्रोसेस से हम सांद्रण करेंगे? तो आपको बताया गया है कि ऐसे में हम गुरुत्वीय पृथक्करण का इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करके हम गैंग को हटा सकते हैं। तो आइए हम हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण किस विधि से करें? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से करें। ठीक है। हालांकि आयरन का जो ये हेमेटाइट अयस्क है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, तो आप इसे चुंबकीय पृथक्करण विधि से भी सांद्रित कर सकते हैं, पर उससे कहीं ज्यादा सरलता होती है गुरुत्वीय पृथक्करण से। इसीलिए मेनली इसका हम ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस के माध्यम से ही कंसंट्रेशन करते हैं, राइट। तो कैसे करते हैं आखिर ग्रेविटी प्रोसेस को? पीछे हमने आपको बता रखा है, पीछे हमने आपको प्रक्रम का वर्णन भी किया हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन कैसे इसका वर्णन किया जा सकता है। तो पीछे आपने देखा था कि जब भी हमें ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस से किसी भी अयस्क का सांद्रण करना होता है, तो सबसे पहले उसे हम क्या करते हैं, अयस्क को एक, यहां पे इस तरीके से हम दिखा देंगे, यहां पे बीच में गड्ढे होते हैं, ऐसे ऐसे, तो ये है हमारे पास। अब सबसे पहले हम पिसे हुए अयस्क को एक सीढ़ी नुमा उथले स्थान पर रख लेते हैं। इस तरीके से ढाल नुमा स्थान होगा, इसे हम कहाँ रख लेंगे? इसे हम सबसे पहले ऊपरी खंड पर रख लेंगे और फिर इस पे तेज जल का प्रवाह करेंगे, यानी जल की धारा से इसको धोएंगे। और जब हम जल की धारा से इसे धोते हैं तो प्रक्रम कैसे होता है? इस दौरान जो झटके के साथ चूंकि जल गिरता है, तो अयस्क के कण और साथ में गैंग्स, हल्के गैंग्स भी झटके के साथ बाहर आते हैं, अर्थात इधर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे बहकर। इस दौरान हल्के गैंग्स तो बड़ी तेजी से जल के प्रवाह के साथ निकलते हैं, लेकिन अयस्क जो होते हैं वो भारी होते हैं, इसलिए ऊपर जब प्रेशर अधिक होता है, जल का दबाव ज्यादा होता है, तो कुछ अयस्क के कण भी यहाँ से फ्लो होकर दूसरे कॉलम यानी नीचे की तरफ आते हैं और खांचों में रुकते जाते हैं। ऐसे में हल्की जो अशुद्धियां होती हैं वो ऑलरेडी क्या होती हैं, जल के बहाव के साथ निकल जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे जो अयस्क के भारी कण है वो इन खांचों में बैठ जाते हैं, अर्थात इन खांचों में ही कह सकते हैं। तो इन खांचों में ये बैठ जाते हैं और गैंग्स जो हल्के रेत, कंकड़, पत्थर, मिट्टी के हैं, ये सब जल के बहाव के साथ निकल जाती हैं। तो इस प्रकार जब गैंग्स हट जाते हैं तो हम यहाँ से अयस्क को प्राप्त कर लेते हैं और अब ये अयस्क हमारा सांद्रित हो चुका है, अर्थात सांद्र हो चुका है। तो ऐसे अयस्क से अब हम आगे क्या करेंगे, इसका निस्तापन और भर्जन करेंगे। तो अगली प्रक्रिया जो हमारी होगी वो निस्तापन और भर्जन होगी। तो ध्यान रहे, हमने दूसरा स्टेप पूरा किया, कौन सा? हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण। इस समय हमने अयस्क का सांद्रण किया। अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया? चूंकि हेमेटाइट अयस्क भारी होता है और इसमें उपस्थित गैंग्स, मिट्टी, कंकड़, पत्थर या रेत आदि के कण हल्के होते हैं, इसीलिए इनका पृथक्करण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से किया गया है। कौन सी विधि? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। और इसका वर्णन आप पीछे भी कर चुके हैं और प्रेजेंट टाइम में भी इसको इस तरीके से आप वर्णन कर सकते हैं। तो तीसरा हमारा जो स्टेप होगा वो निस्तापन होगा। अब हम क्या करेंगे? अब निस्तापन करेंगे। निस्तापन भी बहुत ही सरल प्रक्रम है, आपको बताया गया है कि थर्ड स्टेप में जब हम निस्तापन करते हैं तो कैसे करते हैं, आखिर निस्तापन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सांद्रित अयस्क को, किसको?
सांद्रित अयस्क को एक प्रावर्तनी भट्ठी में रखकर वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो उस दौरान अयस्क में जो भी नमी उपस्थित होती है वो भाप बनकर निकल जाती है, यानी वाष्पशील प्रकृति में आकर मुक्त हो जाती है। तो ये हमारा निस्तापन प्रक्रम पूरा हो जाता है। इसके लिए हम प्रावर्तनी भट्ठी को बना सकते हैं, बनाकर उसमें अयस्क को प्रेजेंट करेंगे और फिर हम वहां पे क्या दिखाएंगे, रिएक्शन इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई रिएक्शन बन ही नहीं रहा है, कोई रासायनिक प्रक्रम हो नहीं रहा है, ये एक भौतिक प्रक्रम ही है। तो ऐसे में सिर्फ इतना दिखाना होगा कि निस्तापन क्रिया के दौरान सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में प्रावर्तनी भट्ठी में गलनांक के नीचे गर्म करते हैं, जिससे उसमें उपस्थित नमी भाप के रूप में वाष्पशील प्रकृति के रूप में मुक्त हो जाती है। और पुनः अब हम भट्ठी से, या तो भट्ठी से बाहर तो निकालना नहीं है चूंकि आगे भर्जन भी करना है, इसलिए अब शेष बची हुई इस निस्तापित अयस्क का भर्जन वायु की उपस्थिति में करते हैं। तो रोएस्टिंग में हम सांद्रित अयस्क को या निस्तापित अयस्क को प्रावर्तनी भट्ठी में रखकर वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं, परंतु गलनांक के नीचे ही गर्म करेंगे। इस दौरान सबसे पहले वाष्पशील अशुद्धियां जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 गैस के रूप में मुक्त हो जाती है, और सल्फर भी आपका O2 के साथ रिएक्ट होकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाकर वाष्पशील रूप में बाहर निकल जाती है। इसी के साथ साथ आर्सेनिक, एंटीमनी, ये भी वायु के द्वारा ऑक्सीकृत होकर AH2O3 और एंटीमनी आपका ऑक्सीकृत होकर Sb2O3 के रूप में गैसीय अवस्था में मुक्त हो जाती हैं, यानी ये वाष्पशील अशुद्धियां ऑलरेडी भर्जन क्रिया के दौरान निकल जाती हैं। आप इन्हें बैलेंस भी कर लेंगे, 4 3 2 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो ये आपके पूरे रिएक्शन बैलेंस हो गए। तो ये हमारी प्रथम प्रक्रिया होगी, यानी सबसे पहले क्या होगा, या हम दर्शा सकते हैं सबसे पहले जब इसको गर्म करते हैं तो वाष्पशील अशुद्धियां मुक्त हो जाती हैं, वाष्पशील अशुद्धियां मुक्त हो जाती है। किस किस रूप में, कार्बन, इसमें थोड़ा कार्बन भी होता है तो वो कार्बन भी आपका मुक्त होगा, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, सल्फर SO2 के रूप में, आर्सेनिक ऑक्साइड, और एंटीमनी ऑक्साइड के रूप में वाष्प बनकर निकल जाती है। ठीक है, तो ये तो रहा भर्जन के दौरान पहली क्रिया। अब भर्जन के दौरान दूसरी क्रिया कौन सी होती है इसके बारे में भी जानेंगे। तो सेकंड क्रिया इसमें ये होती है कि जब भर्जन किया जाता है तो उस दौरान जो अयस्क में पहले से फेरिक ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हुए रहते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अयस्क के अंदर कुछ घटक फेरिक के बजाय फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो चुके होते हैं। अगर ऐसी स्थिति में फेरस ऑक्साइड के रूप में भी, यानी FeO के रूप में भी आपका अयस्क होता है, तो वह इसी क्रिया के दौरान पुनः फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे भी हम यहाँ रिएक्शन के माध्यम से समझा सकते हैं। क्या कहेंगे कि फेरिक ऑक्साइड के रूप में उपस्थित घटक, फेरस ऑक्साइड के रूप में उपस्थित घटक फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। रिएक्शन दिखा सकते हैं इसके लिए, क्या रिएक्शन बनेगा इसमें, FeO प्लस O2 गिव्स आउट Fe2O3। बैलेंस करना होगा, यहां पे हम 2 बढ़ाएंगे
और यहाँ पे भी हम ऑलरेडी 2 बढ़ाएंगे, 2 2 4 हैं तो यहाँ पे हम 4 बढ़ाएंगे, तो 4 यहाँ 2 यहाँ 6 हो गए और 3 दुनाई 6 हो गया। इस तरीके से ये भी आपका रिएक्शन संपन्न होता है। तो एक बार पुनः हम भर्जन को रिपीट करेंगे, भर्जन क्रिया को एक बार पुनः हम दोहराएंगे। कैसे दोहराना है? भर्जन क्रिया के दौरान जब हम अयस्क को परावर्तनी भट्ठी में रखकर वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो उस दौरान निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी क्रिया? वाष्पशील अशुद्धियां जैसे कार्बन, सल्फर, CO2 और SO2 के रूप में, तथा आर्सेनिक और एंटीमनी आर्सेनिक ऑक्साइड व एंटीमनी ऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाती हैं। साथ ही साथ जो अयस्क में घटक फेरस ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हुआ रहता है वो भी भर्जन के दौरान ऑक्सीकृत होकर पुनः फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस दौरान हमें जो भर्जित अयस्क मिल रहा है वो किस रूप में मिल रहा है? Fe2O3 के रूप में मिल रहा है। इस समय जब अयस्क भर्जित हो चुका होता है तो उसकी प्रकृति सरंध्र हो जाती है, पोरस हो जाती है। ऐसे में ये आपका किस नेचर का होता है? पोरस नेचर का होता है। तो अब हम इसी सरंध्र फेरिक ऑक्साइड अर्थात हेमेटाइट के सहारे हम इसका निष्कर्षण करेंगे। इसके निष्कर्षण का अगले स्टेप है प्रगलन। जी हाँ, प्रगलन क्रिया आएगी और प्रगलन क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है लेकिन उसे हम एक एक स्टेप बाय स्टेप करके अध्ययन करेंगे, एक एक करके, तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्रगलन क्रिया का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।